केम छो विद्यार्थी मित्रों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 13 के PYQ MCQ की बातचीत, है ना। तो चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी, उसके PYQ देखने वाले हैं जो गुजरात बोर्ड में पहले से हमें पूछे गए हैं। तो धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमें MCQ में देखने को मिलने वाले हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है और क्या इसका शॉर्टकट या तो कंक्लूजन रहने वाला है। तो थोड़ा सा भी टाइम नहीं बर्बाद करते हुए हम इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। आपको एक ही फार्मूला है जो हर बार यूज़ होते हुए दिखेगा और वो फार्मूला आपने याद रख लिया तो आसानी से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। पहला जो फार्मूला है वही है P ऑफ E यूनियन F इज इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। तो जो यूनियन का जो फार्मूला है वो क्या होता है, एक तो आपके पास वो पहला सेट दूसरा सेट उनका सम और दोनों में जो एलिमेंट है उनको माइनस कर देना है। तो ये हम नंबर ऑफ सेट थियरी में पढ़ चुके हैं, पुराने सिलेबस में था, बट अभी यहाँ प्रोबेबिलिटी में तो सिलेबस में है, रिड्यूस नहीं हुआ है। तो आपको ये ही एक ऐसा फार्मूला है जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले आएंगे, बट ये फार्मूला ऐसा है कि इसके बिना बहुत सारे क्वेश्चंस निकल ही जाएंगे। यही क्वेश्चन है और यही फार्मूला है जो आपको बार बार यूज़ होते हुए दिखेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक प्रोबेबिलिटी ई, मेरे ख्याल से थोड़ा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसा कुछ है, यहाँ पर P ऑफ E है, राइट। तो ये फार्मूला याद रखना है, इसमें ये यूज़ होगा ऐसा नहीं बता रहा हूँ, पर ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दूसरा एक फार्मूला है भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। तो E/F लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, P E इंटरसेक्शन F डिवाइड बाई P ऑफ F। वैसे ही अगर मैं P F/E लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है ऊपर P इंटरसेक्शन F और नीचे आ जाएगा आपका P ऑफ E। अब यहाँ ध्यान से देखो आप तो पता चलेगा आपको P ऑफ E, यहाँ थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, P ऑफ E यहाँ पर होगा। तो P ऑफ E पता है आपको, P ऑफ E कितने दिए गए हैं आपको 0.8। P ऑफ F जो है वो कितने दिए गए हैं आपको 0.5। P ऑफ E इंटरसेक्शन F ये आप निकाल सकते हो किसका फॉर्मूला यूज़ करके, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। तो इसमें वैल्यू पुट करोगे पता चलेगा P ऑफ F/E जो कि क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है 0.4। E इंटरसेक्शन F आपको गिवन नहीं है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। और नीचे आपको P ऑफ E की वैल्यू 0.8 पता है। जैसे आप क्रॉस सामने ले जाओगे ये वैल्यू हो जाएगी 0.32। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान रखना। 4 8 जा 32, 1.4 का 1.8 का ऐसे 2 पॉइंट आपको काटने होंगे। तो 0.32 इज़ द आंसर P E इंटरसेक्शन F। आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, E/F पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो कोई बात नहीं, E इंटरसेक्शन F आपने फाइंड कर लिया है तो लिख दीजिए 0.32 और नीचे आपने क्या फाइंड कर लिया है E ऑफ F की वैल्यू। अब इसमें आप आराम से अगर पॉइंट को ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना चाहते हो तो एक चीज़ ध्यान रखें, दोनों में पॉइंट के बाद सेम नंबर होने चाहिए। तो ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 2 नंबर है और नीचे वाले में पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो उसको मैं 2 नंबर बना सकता हूँ 0 रख के। अब मैं ऊपर नीचे दोनों में पॉइंट के बाद सेम नंबर है तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ पॉइंट को। तो ऊपर आएगा आपके पास 32, नीचे आएगा आपके पास 50, राइट। और एक चीज़ आसान से आप कैंसिल आउट करके फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सकते हो। दूसरा एक आसान तरीका क्या है, जब भी आप नीचे 100 बना पाओ या 10 बना पाओ या 1000 बना पाओ तो उसके तरफ जाना और अच्छा रहता है। तो 50 मल्टीप्लाई 2 नीचे कर दीजिए और तो ऊपर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे क्या होगा 64 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो 0.64। और मेरे ख्याल से 0.64 क्वेश्चन के आंसर में दिया है। तो 0.64 इज़ द आंसर, राइट। तो आंसर होगा 0.64। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपको तैयारी करनी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 फार्मूले का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है, बट इतना डिफिकल्ट मैं नहीं बोलूँगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, ये जो हम 11th में सीख के आए हैं इसका एक फार्मूला, ये ऐसे फार्मूला हैं जो हर बार यूज़ होते रहेंगे। कुछ टर्मिनोलॉजी है वो भी यूज़ होती रहेगी, तो इतना पैनिक करने वाला चीज़ तो नहीं है। पर हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि डेसिमल का इन्वॉल्वमेंट है, तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, डिवाइड करने के टाइम पे ध्यान रखना होगा। तो जो भी यहाँ मिस्टेक होती हैं वो अक्सर कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कंसेप्ट मिस्टेक नहीं होती है। कंसेप्ट सबको पता होता है क्योंकि 1 2 या 3 ही फार्मूला है, उसी का यूज़ करके ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो थोड़ा ध्यान से हमको खेलना है। चलो सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, तो बोल सकता हूँ 10th 11th टाइप का क्वेश्चन हो गया ये। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल। सबको पता है कि जब मैं पेयर ऑफ डाई रोल करता हूँ तो टोटल जो मुझे मिलते हैं ऑब्जर्वेशंस वो कितने मिलते हैं, 36 मिलते हैं, ठीक है। पहले में 6, दूसरे में 6, तो 6 6 जा 36 डिफरेंट टाइप ऑफ हमें एक्सपेरिमेंट में
ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, उसमें से ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसमें इवन प्राइम नंबर दोनों पे आए। तो इवन प्राइम नंबर कौन है पहले तो ये देख लो। तो इवन प्राइम नंबर वन एंड ओनली है, वो है 2। तो पहले में भी 2 आना चाहिए, दूसरे में भी 2 आना चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये एक लौता है, मतलब ये ऐसा एक ही बार हो सकता है, दोनों में 2 गिरे तो ही हो सकता है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1/36। तो 2 जो हैं वो एक ही बार आ सकते हैं, जबकि नीचे टोटल वेराइटीज़ जो 36 है, इसका मतलब इनका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है 1/36। सिंपल आंसर है, मैं बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन तो 10th में भी पूछ सकते थे, तब भी बच्चे कर पाते। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, अभी जो हमने क्वेश्चन का फॉर्मूला देखा उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। P ऑफ A/B इज इक्वल टू दे दिया है P ऑफ B/A। इसका फॉर्मूला लिखते ही आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, जैसे कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ A। और यहाँ ध्यान से देखिए बोल दिया है P ऑफ नॉट इक्वल टू 0, तो ये 0 नहीं है, इसका आंसर जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब ये और ये टर्म 0 नहीं हो सकते। तो कोई नहीं, अगर ये तो दोनों टर्म 0 नहीं हो सकते तो मैं इन दोनों को काट देता हूँ, क्योंकि मैं दोनों साइड 0 नहीं कैंसिल आउट कर सकता। 0 के अलावा कोई भी नंबर है तो मैं दोनों साइड सेम है तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। इसका मतलब कि P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B आ चुका है। इसका मतलब ज़रा सा भी नहीं होता है कि A इक्वल टू B है ना, ये तो पता करना पड़ेगा। बट हाँ, ये बोल सकते हैं कि दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखोगे तो A इक्वल टू B भी दिया है, A इंटरसेक्शन B 5 भी दिया है, एंड A सबसेट ऑफ B बट A नॉट इक्वल टू B ऐसा कुछ भी दिया है। तो पहले तो ये समझ लो A इंटरसेक्शन B 5 नहीं हो सकता है। A इंटरसेक्शन B 5 करोगे तो ये ऊपर वाली चीज़ दोनों 0 बन जाएगी, जो हमें लेना नहीं है। A इक्वल टू B होगा ही होगा ऐसा नहीं बोल सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। A सबसेट B ऐसा भी हम नहीं बोल सकते, मतलब ज़रूरी नहीं है कि A सबसेट B ही हो, B सबसेट A भी हो सकता है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। बट एक चीज़ है जो हम श्योरली बोल सकते हैं, वो है A और B का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम रहने वाला है, तो हम इसी को टिक करेंगे। B एंड D ऑप्शन ऑलवेज ट्रू नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ऐसा है। बट A है जो ऑलवेज ट्रू रहने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल। जो पेयर ऑफ डाइज रोल होने की बात है तो नीचे टोटल 36 आ गए, दोनों पे इवन नंबर मतलब 2 4 6 पहले में आ गए, मल्टीप्लाई दूसरे में भी क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो 3 3 जा टोटल कितनी वेराइटीज़ मिलेगी आपको, 9 वेराइटीज़ मिलेगी, डिवाइड बाई 36। तो आंसर विल बी 1/4 इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। दोनों पे आपको इवन नंबर चाहिए, तो 2 4 6 2 4 6 3 3 जा 9, तो 1/4 इज़ द आंसर। कुछ यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक होने के चांस लग रहे हैं क्वेश्चन में, बाकी आपका आंसर जो है यहाँ पर आने वाला है वो क्या रहने वाला है, 1/4, ये फिक्स है। तो वापस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड। तो व्हेन पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड 36 इज द टोटल ऑब्जर्वेशन, उसमें इवन नंबर दोनों पे आना, मतलब या तो 2 या तो 4 या तो 6, मल्टीप्लाई 2 4 6, तो पहले में 3 और पहले में भी 2, तो ऐसा 9 टाइम्स हो सकता है। तो इसका मतलब 1/4 इज द आंसर, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो थोड़ा ऑप्शन में शायद से कुछ करेक्शन होगा, बट आंसर इज़ 1/4 इज़ राइट। यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1/4 ही आंसर है, उसमें कोई दोहराई नहीं है। ओके, फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B इफ़ P ऑफ A यूनियन B। देखो मैंने बोला था वो वाला फॉर्मूला अब यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी सीखनी है, इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो थोड़ा समझ ले कि क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो दिखा रहे हैं कि अगर आपके पास इंटरसेक्शन है तो आप डायरेक्टली दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही इंटरसेक्शन बोल सकते हो। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो A और B की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन की जितनी होगी। तो ये इंडिपेंडेंट के लिए बताई गई चीज़ है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट जब भी होगी A इंटरसेक्शन B आपका क्या बन जाएगा, A इंटू B बन जाएगा। तो अभी वो वाला फॉर्मूला जो हमने 11th में सीखा था वो यूज़ करेंगे हम। P A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। अब P ऑफ A यूनियन B आपको पहले से बता दिया गया है 3/5, P ऑफ A भी आपको बता दिया गया है 1/2, P ऑफ B आपको पता नहीं है, माइनस यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, P ऑफ A इंटू P ऑफ B।
सो यहाँ पर आप देख लीजिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो पी ऑफ ए की मैं वैल्यू भर देता हूँ जो कि क्या है 1/2 है। अब आप थोड़ा थोड़ा 3/5 1/2 को मैं इस तरफ लेके आता हूँ, तो 3/5 माइनस 1/2। यहाँ पर पी ऑफ बी को मैं कॉमन ले लूँगा, तो 1 माइनस 1/2 बच जाएगा हमारे पास। 3/5 माइनस हाफ क्या होना चाहिए, तो भाई आप देख लीजिए ऐसा कभी भी आपको मिलता है रेशनल नंबर, तो आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करिए, तो इसका जो आंसर होगा वो AD प्लस BC डिवाइड बाई BD होता है। तो ये एक मेथड है, अगर आप ये सीख लेते हो तो बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। जब नंबर छोटे हो तो ये मेथड यूज़ करना अच्छा रहता है LCM लेने से। तो 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, साइन जहाँ जैसे है वैसे ही रहने दो। तो 2 3 जा 6, 5 1 जा 5 एंड नीचे 5 2 जा 10। अब ये जो 1 माइनस हाफ है वो क्या बन जाने वाले हैं मेरे, एक में से आधा जाएगा तो हाफ ही रहेगा। चलिए, तो 6 माइनस 5/10 तो 1/10, जो 2 डिवाइड में है वो ऊपर आ जाएंगे 2/1 हो जाएंगे। तो पी ऑफ बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2/10, मतलब कि 1/5 इज इक्वल टू पी ऑफ बी। तो यहाँ पर क्या हमारे पास क्वेश्चन में है 1/5 का मतलब भी होता है, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 0.2। तो हमारे पास यस बिल्कुल हमारे पास आंसर है 0.2 इज़ द आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस पूरे हैं, आप इसको तैयार करके जाएं, कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडिपेंडेंट इवेंट बोला गया होगा, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B के लिए आप लिख सकते हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, राइट। और फिर फॉर्मूले में वैल्यू भर दीजिए। थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, जो एरर मिस्टेक होने वाली है यहाँ पर, अगर आप थोड़ा डेसिमल पे कन्वर्ट करना, रेशनल के प्लस माइनस करना, ये थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। मिस्टेक होने के चांस यहाँ पर है ज़्यादा, तो आप थोड़ा शांति से ये करें, है ना। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या बोला गया है, बहुत आराम से। ये जो हमें रिलेशन दिया गया है उसी को नीचे ले लेते हैं हम लोग। P ऑफ A P ऑफ B इज इक्वल टू 5/13। तो अगर ध्यान से देखो तो P ऑफ B तो 5/13 हो ही चुके हैं, बट 2P ऑफ A लिखा है, इसका मतलब 2 को भी हमें नीचे ले जाना बाकी है। तो P ऑफ A जो होगा वो मेरा हो जाएगा 5/26। P ऑफ B को भी मैं 26 जैसा ही बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऊपर नीचे दोनों में मतलब 26 रखेंगे तो एलसीएम लेना आसान होगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो P ऑफ B क्या बन चुके हैं हमारे 10/26 बन चुके हैं। अब P ऑफ A इंटरसेक्ट मतलब E डिवाइड बाई B दिया गया है 2/5। सबको पता है ये क्या होता है भाई, A इंटरसेक्शन B होता है, और नीचे आपके पास जो लिखा है वही मतलब कि B होगा 2/5। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होने वाला है वो लिख लेते हैं। सो 2/5 सामने चले जाएंगे P ऑफ B जो क्या होंगे 10/26। तो 5 2 जा 10, तो ये भी 26 के टर्म्स में ही रहे तो अच्छा है। क्या रहेगा 4/26, काटना नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि सब में एलसीएम 20 डिवाइड में 26 रहेंगे तो आसानी से हम आंसर ला सकते हैं। अब हमें पूछा गया है A यूनियन B, तो जो वो फॉर्मूला हमने 11th में यूज़ किया था वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो जल्दी से हम इसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए क्या होने वाला है, A यूनियन B की बात करो तो A यूनियन B आपको ढूंढना है, वेरी गुड। तो A की बात कर लीजिए 5/26 प्लस 10/26 माइनस 4/26। तो डिनोमिनेटर में सब में सेम है तो डायरेक्टली एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। 5 + 10 - 4 15 - 4 मतलब कि 11/26, एंड वो आंसर हमारे पास अवेलेबल भी है। तो आंसर इज़ 11/26। बहुत ही इजी है, वैरायटी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ कैलकुलेशन के बिना आंसर नहीं आने वाला है। तो कोई ऐसा बोलता है कि इसमें तुक्का लगा सकते हैं, तो भाई थोड़ा सा भी नहीं, इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, लिख के आपको आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। बीच में जो आपके रेशनल नंबर के प्लस माइनस हैं उसको संभाल के खेलना पड़ेगा, राइट। चलिए, A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन P ऑफ A यूनियन B क्या होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप ध्यान से इसको लिख लीजिए। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप लास्ट में रट्टा भी मार के रख सकते हो, और फिर भी हम देख लेते हैं क्या आंसर आएगा। तो P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये हमारा 11th का फॉर्मूला है। इसमें इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम क्या लिख सकते हैं वो समझिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ A इंटू P ऑफ B, ठीक है। आप इसमें से कोई भी एक चीज़ कॉमन ले लीजिए, जैसे कि मैंने P ऑफ A प्लस, तो यहाँ से P ऑफ B कॉमन ले लेता हूँ मैं। जैसे ही कॉमन लूँगा क्या बचेगा, 1 माइनस P ऑफ A बचेगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, P ऑफ A प्लस P ऑफ B इंटू P ऑफ A डैश।
पी ऑफ ए डैश क्यू 1 माइनस पी ऑफ ए करोगे तो वो होता है पी ऑफ ए डैश। आपने 11th में ये भी लर्न किया था, तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। पी ऑफ ए डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए होगा। अब पी ऑफ ए डैश, मुझे अगर यहाँ पी ऑफ ए डैश मिलता तो मैं कॉमन निकाल सकता था, और मेरे क्वेश्चन में मैंने ऑब्जर्व किया कि जब पी ऑफ ए डैश की बात आ रही है तो उसके साथ बी डैश भी है, और कोई जगह पे आप देख लो तो यहाँ पी ऑफ ए डैश पी ऑफ बी डैश। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर पी ऑफ ए को कन्वर्ट कर लीजिए पी ऑफ बी ए डैश में, या तो फिर पी ऑफ बी को कन्वर्ट कर लीजिए पी ऑफ बी डैश में, किसी को एक को कन्वर्ट कर सकते हो आप। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए डैश प्लस पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए डैश। सो अब यहाँ पर आप जैसे ही क्या निकाल सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। क्या कॉमन निकालोगे? पी ऑफ ए डैश कॉमन निकालते हो तो क्या रहता है, तो ये माइनस पी ऑफ ए डैश कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बन गया, माइनस कॉमन निकला है, इसका मतलब प्लस की साइन क्या बन जाएगी आपकी, माइनस बन जाएगी, तो माइनस पी ऑफ बी। याद रहे ऐसी चीज़ें जो हैं वो गलती करवा देते हैं लोगों को, तो थोड़ा ध्यान संभल के। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन निकाला तो प्लस की साइन क्या बन चुकी है, माइनस बन चुकी है, तो ऐसी गलतियां ना हो, थोड़ा ध्यान से हम करें इस चीज़ को। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। जो अच्छे से समझने वाला बच्चा है वो समझ के करेगा। अगर आपको अभी जल्दबाजी है तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। एग्जाम में अगर आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि सेम टू सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होता है तो आपको तरीका पता है कैसे, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हो। जुगाड़ लगाना इन द सेंस सोच सकते हो कि भाई इस तरीके से मैं सोचता हूँ, कहीं ना कहीं आपको आंसर पहुँचा देगा। तो आंसर इज ए 1 माइनस पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, ए बाई ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए सबसेट बी है। अब देखो ये ए सबसेट बी है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में आ चुके हैं, मतलब कि जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो दोनों में कॉमन क्या आने वाला है, दोनों में कॉमन ए के एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए के एलिमेंट ए में तो हैं, बी में भी है, तो दोनों का जब कॉमन एलिमेंट का सेट बनाएंगे वो कौन सा होगा, ए ही होगा। तो ये थोड़ा आपको हिंट पकड़नी है इस वाले क्वेश्चन में जब आपको सबसेट दिया गया हो। दूसरा इस बोला है कि बी जो है वो 0 नहीं है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, तो बी में कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अब इसमें से क्या सही क्या गलत हो सकता है ये ढूंढने को बोला गया है। तो सबसे पहले आप ए बाई बी की बात हर जगह हुई है तो वो ढूंढ लीजिए क्या होगा। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, और पी ऑफ ए डिवाइड बाई पी ऑफ बी आ जाएगा। अब ए सबसेट बी है तो सीधी मतलब है कि ए में एलिमेंट बी या बी से कम रहेंगे, ए जितने होंगे या तो बी से, ऐसा कुछ हम बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर बोला गया है कि पी ऑफ ए बाई बी जो है उसका क्या हम निकाल सकते हैं। तो देखो पहली चीज़ तो गलत हो गई, ये तो नहीं हो सकता। अब पी ऑफ ए बाई बी जो है वो पी ऑफ ए से बड़े हैं या छोटे हैं उसकी बात करने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा पी ऑफ ए को मैं अकेला बनाता हूँ, इसका मतलब पी ऑफ बी को मुझे कहाँ लेके आना पड़ेगा, लेफ्ट साइड लेके आना पड़ेगा। अब इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ ए वो पी ऑफ ए बाई बी से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है वो बताना है। तो थोड़ा आप इसमें एक और चीज़ लगा सकते हो, दिमाग लगाओगे तो ये x बता दूँ, इसको y बता दूँ, तो ये जो नंबर आने वाला है वो 0 जो हो नहीं सकता, 1 या तो 1 से छोटा होगा। क्या होगा, 1 या तो 1 से छोटा है, मतलब ये 0.8 हो सकता है, ये 0.6 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, पर ये 1 से बड़ा नहीं हो सकता। मतलब आप जैसे ही इसको इक्वल टू की साइन दोगे आपको दिखने को मिलेगा कि y जो है वो x से छोटा है। वापस समझे इस चीज़ को कि x की वैल्यू जो है उससे हम 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, x की जो वैल्यू है 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद इक्वल रहेगी। तो कहने का मतलब y जो है वो x से हमेशा क्या रहने वाला है, लेस रहने वाला है, तो x हमेशा y से बड़ा रहेगा। x कौन है भाई, x है आपका a बाई बी, वो y से मतलब कि किससे, a से बड़ा रहने वाला है, और ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है C में। तो थोड़ा यहाँ पर हमें कौन सी समझदारी लगानी पड़ी, रेशनल नंबर के मल्टीप्लिकेशन की समझदारी लगानी पड़ी कि कभी हम 1 से छोटे नंबर से किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर छोटा हो जाता है, और 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बड़ा हो जाता है। फिजिक्स में आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि मैग्नीफिकेशन जब 1 से बड़ा होता है तो आपकी इमेज जो आती है वो एक्चुअल चीज़ से बड़ी आती है, और अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा होता है तो इमेज जो आती है वो एक्चुअल चीज़ से
छोटी आती है। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है कि भाई जो x है उसके साथ छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके y आ रहा है, इसका मतलब x y से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा अच्छे से इसको संभालें। ये क्वेश्चन बोल सकते हैं कि अभी भी एग्जाम में आएगा, तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंसने वाले हैं, रीज़न कि वो थोड़ा समझ नहीं पाते इसलिए। तो इसको आप देखिए कि किसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, उस हिसाब से आगे बढ़ सकते हो। चलिए, यहाँ पर भी आपको कुछ सेम जैसा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, थोड़ा इसमें चेंजेस हैं, हम देख लेते हैं क्या है। भाई 3 वैल्यू दे दी है, उसमें 2 थी, तो पी ऑफ ए की वैल्यू की बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5/39, राइट, क्योंकि 3 हम नीचे ले जा रहे हैं। पी ऑफ बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 5/13 था, बट हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 15/39। पी ऑफ ए बाई बी गिवन है जो क्या है 3/5 है। सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे पी ऑफ बी आ गया, इज इक्वल टू 3/5। तो पी ऑफ बी को सामने ले जाओ, क्या बन जाएगा, पी ऑफ बी को सामने ले जाते ही ये हो जाएगा 5/13, 5 कैंसल, 3/13, दोनों में हम 39 बनाने के लिए क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9/39। अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं हमारा 11th वाला फॉर्मूला, ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ऑफ ए जो है वो है हमारे पास 5/39, पी ऑफ बी जो है हमारे पास 15/39, एंड जो भी आंसर आया वो क्या है हमारे पास 9/39। तो फाइनल आंसर विल बी 21/39, जस्ट नोट 11/39। क्या आ गया आंसर 11/39, क्योंकि 5 + 15 20, 20 में से 9 जाएंगे 11, सो 11/39 इज द आंसर एंड द ऑप्शन इज बॉम्बे। तो ये क्वेश्चन दूसरी बार पूछा गया है, मोस्ट लाइकली आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी मैं बोल रहा हूँ जो प्रॉब्लम है वो है ये कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के हैं, कंसेप्ट बहुत इजी हैं, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं है। आप देख सकते हो तीसरी या चौथी वेराइटीज़ है जो हर बार रिपीट होना स्टार्ट हो गई है। 3-4 वेराइटीज़ के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो थोड़ा आप संभल के इसको सॉल्व करें। हाँ, एक चीज़ आप कर लीजिए, बुक में ऐसे क्वेश्चंस जहाँ भी देखने को मिले एनसीईआरटी बुक्स में, वो सारे क्वेश्चंस आप अपने बार एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इंडिपेंडेंट इवेंट की बात कही गई है, तो भाई आराम से हम जो हमारा फॉर्मूला है कौन से वाला 11th वाला वो लगा सकते हैं, जल्दी से हम लगा भी लेते हैं भाई। तो 11th वाला फॉर्मूला आ चुका है। तो अब यहाँ पर पी ऑफ ए की वैल्यू पहले से पता है 1/3, पी ऑफ बी की वैल्यू पी एज्यूम करने को मतलब दे ही दी है पी, तो हम पी रख देंगे, माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा, तो 1/3। और हाँ, पी ऑफ ए यूनियन बी भी आपको दिया गया है जो कि क्या हो रहा है 2/5। तो मैं 1/3 को क्या करता हूँ सामने की ओर ले जाता हूँ, तो 2/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू पी माइनस पी बाई ए क्या है 1/3 है, इंटू पी क्या है आपका सॉरी पी ऑफ बी क्या है आपका पी। अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड बताई थी उस हिसाब से 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 5 3 ज़ा 15। तो याद रखिए कैसे करना है वापस, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, नीचे 5 3 ज़ा 15। चलिए नीचे यहाँ पर देखते हैं, पी कॉमन लेते ही 1 माइनस 1/3 दिखेगा आपको, 1 माइनस 1/3 आपका बन जाएगा 2/3। यहाँ पर भी आपके पास आ गया है 1/15, सो पी विल बी 3/2 सामने जाते ही बन जाएंगे, और 1/15 तो था ही, 3 5 ज़ा 15, तो पी विल बी 1/10। इसको आप 0.1 भी बोल सकते हो। तो 1/10 हमारे पास आंसर है, तो वही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, तो अच्छे खासे क्वेश्चन है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ऐसे ही तो सॉल्व नहीं होने वाले। बट हाँ, रेशनल नंबर के जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वहीं पे मिस्टेक होगी, तो थोड़ा संभल के कर लेना भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ ए बाई बी के बारे में कुछ बताया गया है। पी ऑफ ए बाई बी जो है वो 1 है, इसका मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है पी ऑफ बी। अब बात ये समझिए कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स बी का प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट्स बन रहा है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सारे एलिमेंट बी के जैसे होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। इसका मतलब बी के एलिमेंट बी में भी हैं, ए में भी हैं, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई बी सबसेट ए होगा। वापस हमने आगे वाले क्वेश्चन में देखा था ए सबसेट बी दिया था, तो हमने लिखा था पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ बी है। इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, बी के सारे एलिमेंट बी में तो होते ही हैं। सो बी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोलेंगे हम। तो वही क्वेश्चन का यहाँ रिपीटेशन मोड है, ऐसा बोल सकते हैं। चलिए, टू इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट कब बोली जाएगी? तो भाई आपको हमेशा इंडिपेंडेंट की बात जब करें तो मल्टीप्लिकेशन इंटरसेक्शन में लगता है, ये याद रखना है। तो पहली चीज़, इसमें तो इंटरसेक्शन है ही नहीं, इसमें भी इंटरसेक्शन नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक पूरी डिफरेंट चीज़ होती है। क्या होती है बता देता हूँ अगर क्वेश्चन आ जाए तो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो बन जाए, राइट, उसमें दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ना हो। बट यहाँ पर इंटरसेक्शन यहाँ यूज़ किया गया है, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका मतलब पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट मल्टीप्लीकेशन पी ऑफ बी डैश। अब पी ऑफ ए डैश को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए, एंड पी ऑफ बी डैश को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस पी ऑफ बी। तो ये हो गया मेरा आंसर, कौन सा, सी, राइट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिफरेंट चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाता है उस केस में, वो अलग चीज़ है। बट हाँ, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना वही इंडिपेंडेंट होने का प्रॉपर्टी है। मतलब इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वो इंटरसेक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देगा। चलिए, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन दिया गया है, पी ऑफ बी बाई ए डिवाइड बाई, सॉरी, इसका आंसर जो कि क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आएगा आपका पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, मतलब ए के एलिमेंट ए में भी हैं बी में भी हैं, तो ए सबसेट बी इज द आंसर। क्या आंसर होगा, ए सबसेट बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, मतलब इसमें आपको जुलाई 23 में शायद ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आ गया है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, तो वो प्रोबेबिलिटी में नहीं होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पर हमें 23 में और एक क्वेश्चन मिल गया, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए। सबको पता चल गया होगा यहाँ पर कि ये जो फॉर्मूला लिखा गया है वो किसका लिखा गया है, ए यूनियन बी का लिखा गया है। क्या है भाई, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए एंड बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है आपको दे दिया गया है पी ऑफ ए, मतलब कि वो बोल रहे हैं ए यूनियन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होगा, पी ऑफ ए होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि भाई देखो दोस्त, पहली चीज़, हाँ आपको पूछा क्या गया है वापस से, ओके, पी ऑफ ए बाई बी और ये सब पूछा गया है। चलो तो हम निकाल लेते हैं, पी ऑफ ए बाई बी निकाल लेते हैं पहले। हाँ, इसका यूज़ करके हम कुछ कर लेंगे। ए यूनियन बी की हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ने नहीं वाली, तो हम उसके ऊपर नहीं सोच रहे हैं, सोच सकते थे बट इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें डिवाइड वाले फॉर्मूले लगाने हैं, तो उसमें इंटरसेक्शन का यूज़ होता है, तो उसी को हम देखने की कोशिश करेंगे। पी इंटरसेक्शन ए, तो ए को सामने ले जाओगे क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। या फिर आप ऐसा सोचें, पी ऑफ ए को इधर लेके आ जाओ, पी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी को इधर लेके आ जाओ, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे हो जाएंगे यहाँ पर, पी ऑफ ए इधर ही आते हैं, ज़ीरो बन जाएंगे, और बचेगा क्या आपके पास, पी ऑफ बी। इसका सीधा मतलब है कि बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का, राइट। तो चलो हम लगा लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। नीचे अगर बी है तो यहाँ पर ऊपर आ गया पी ऑफ बी, नीचे भी आ गया पी ऑफ बी, इसका मतलब 1। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 है, क्लियर। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या बनने वाला है, 1। पी ऑफ बी बाई ए अगर मैं बात करूँ तो ज़ीरो तो नहीं बनेगा, राइट, ए इंटरसेक्शन बी ज़ीरो तो नहीं है। दूसरा, पी ऑफ बी बाई ए की बात करूँ तो वो भी 1 नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में क्या आने वाले हैं, ए आने वाले हैं। और पी ऑफ ए बाई बी ज़ीरो तो नहीं है, तो आंसर इज़ ए इज़ ओनली आंसर। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा कोई सामने से उन्होंने कुछ चीज़ बता दी है, उसका हमने यूज़ कर लिया, तो थोड़ा संभल के खेल लीजिए आप। चलिए, यहाँ पर कोई एक थियोरेटिकल क्वेश्चन आया 11-10 का बोल सकते हैं। इवन नंबर ऑन ईच डाई, वापस वही एक बात आ गई, इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइज इज रोल्ड इन। तो जब हम पेयर को डाई करते हैं, मतलब पेयर जब हम डालते हैं, तो 36 टोटल आंसर होता है हमारा, राइट। 36 इज़ द टोटल आंसर्स। उसमें से दोनों में नंबर क्या आ जाए, 246, 246, ठीक है। तो ऊपर आ गया 9, नीचे आ गया, मल्टीप्लाई करना है ना, राइट। तो 9 डिवाइड बाई 36, तो आंसर होगा 1/4। हमने पहले ही ये कर लिया है, वापस ये क्वेश्चन आया है, और इस बार आप देख सकते हो कि आंसर है ऑप्शन में, तो 1/4 इज़ द आंसर। वहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, टाइपिंग एरर होगा, तो वहाँ पर 1/4 आंसर नहीं दिया था,
बट आप देख सकते हो मार्च 24 मतलब कि रिड्यूस सिलेबस होने के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आप, रिड्यूस सिलेबस होने के बाद हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ PYQ में लिए हैं वो सारे रिड्यूस सिलेबस वाले ही लिए हैं। दूसरे क्वेश्चन आते थे पहले पर वो रिड्यूस हो चुके हैं, तो अभी आते नहीं हैं। इसलिए पहले 3 क्वेश्चन आते थे प्रोबेबिलिटी से, सिलेबस रिड्यूस करने की वजह से अब 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से होते हैं एग्जाम में। चलिए, तो अब यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कोई क्वेश्चन दिया गया है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि भाई P ऑफ A यूनियन B आपको दिया गया है, उसका फॉर्मूला लगा लीजिए, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है तो इसका मतलब वो 0 बन जाएगा। P ऑफ A आपको बताया गया है 0.5, P ऑफ B बताया गया है K और A यूनियन B बोला गया है 6। तो 0.5 को इधर लेके आएंगे तो 0.6 माइनस 0.5 इज इक्वल टू K, जो कि क्या होगा 0.1। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, जिनके लिए किसके लिए इजी हो गया, जिसको पता है A इंटरसेक्शन B 0 होता है क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोली गई है। चलिए बढ़िया। अब ये क्वेश्चन हमने शायद ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और इसका आंसर जो आता था 11/26 आता था, फिर भी हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि P ऑफ A जो बन जाएगा वो बन जाएगा 5/26, P ऑफ B जो मेरा बनेगा ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 10/26 एंड P ऑफ A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू 2/5। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P ऑफ B इज इक्वल टू 2/5। सो P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास हो जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई 10/26। तो यहाँ पर 5 2 जा 10 कर दीजिए, तो यहाँ भी 26 में ही आंसर रहेगा 4/26। सो P ऑफ A यूनियन B पूछा गया है, तो P ऑफ A मतलब कि 5/26, P ऑफ B मतलब कि 10/26 एंड दूसरा A इंटरसेक्शन B माइनस करना है तो 4/26 माइनस करेंगे, 15 में से 4 जाएंगे तो 11/26 इज़ द आंसर। तो अभी जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है B। सेम क्वेश्चन है, हमने वापस उसको बस सॉल्व कर दिया, क्योंकि मैं अक्सर बोलता हूँ जो आंसर आपको पहले से आता है उसको एक बार लिख के सॉल्व करके वेरीफाई करके ही लिखें, फिर अफसोस रहेगा कि भाई ये आंसर आता था, हमने जल्दबाजी में डायरेक्ट टिक करने के चक्कर में गलत कर दिया। तो ऐसा ना करें, सॉल्व करें, आंसर तक पहुँचे फिर ही टिक करें। ओके, ये क्वेश्चन भी हमारा ऑलरेडी हो चुका है और ये सेम क्वेश्चन लग रहा है सामने। इक्वल टू क्या था, P ऑफ A था, इसका मतलब P ऑफ A जब इस तरह आएंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B हो जाएगा और इसका आंसर था A/B इक्वल टू 1। तो P ऑफ A/B क्या हो जाएंगे हमारे 1 हो जाएंगे, राइट। चलो ओके, यहाँ पर तो सब चीज़ें दी गई हैं आराम से। ये पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था उसी बेस पे है। P ऑफ A आपको दिया गया है 0.8, P ऑफ B आपको दिया गया है 0.5, P ऑफ B/A आपको दे दिया गया है 0.4 और A/B फाइंड करने को बोल रहे हैं, राइट। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का आंसर होगा P ऑफ A मल्टीप्लाई P ऑफ B/A इज इक्वल टू P ऑफ B मल्टीप्लाई P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो एक स्टेप हम कम कर सकते हैं अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते ही आपको क्या करना होगा, सिंपल वैल्यू पुट करनी होगी 0.8, B/A आपको दिया गया है 0.4 और P ऑफ B आपको दिया गया है 0.5 और जो आपको ढूंढना है वो दिया गया है P ऑफ A/B। चलो लिख ही लेते हैं भाई, P ऑफ A/B, उसको यहीं पे रहने दो, सामने हो गया 0.32 डिवाइड बाई 0.5। चलो डेसिमल कैंसिल करने के लिए डेसिमल के बाद सेम नंबर होने चाहिए तो मैं 0 लगा लेता हूँ, P ऑफ A/B। अब डेसिमल कैंसिल होके क्या बन जाएगी 32/50, 50 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे क्या हो जाएगा 100 बन जाएगा, आसान होगा हमारे लिए। ऊपर हो गया 64 तो मतलब आंसर है 0.64, 0.64 इज आंसर। सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हमारा आ चुका था। तो ये बुक के ही क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछते रहते हैं, तो अगर आप ये आंसर रट भी लेते हो तो ज़्यादातर केस में तो राइट हो जाता है, पर फिर भी मैं आपको रटने के लिए नहीं बोलूँगा। आप बोलूँगा कि क्वेश्चन की मेथड जो है वो लर्न कर लीजिए, अगर क्वेश्चन चेंज भी कर लेते हैं तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा। बढ़िया, अब बहुत नज़दीक मार्च 25 पे पहुंच चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन आ गया है। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो हमें मिला गया है ये क्वेश्चन बेस थ्योरम से होगा, राइट।
तो बेस थ्योरम जो हम करते हैं उससे होगा, तो मतलब थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट ठीक है। फिर भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बुक में दिया गया है, तो बच्चे अक्सर इसको रटा भी मार सकते हैं। तो मैं आपको पहले तो एक सजेस्ट कर देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन की तैयारी करो। आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो एनसीईआरटी की, तो बुक में आपको 95 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो 95 क्वेश्चंस को आप सिंपल क्या कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से रिवाइज कर लीजिए, जिसमें से 10 या 12 क्वेश्चंस पक्के आने वाले हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके बुक में क्या दिया गया है, राइट। तो इसका आंसर कुछ लोग डायरेक्टली जानते हैं कि भाई इसका आंसर 4/5 आएगा, कैसे आएगा वो देखने की बात है, राइट। तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये समझने की कोशिश करना है। फिर हम दूसरा देखेंगे कि भाई हेड ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/, देख लीजिए क्या होगा, 1/, हेड मतलब 1/2। फिर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो भी 1/2, मतलब हेड आए 1/2, टेल आए वो भी 1/2। अब ये बोल रहे हैं कि हमने रिपोर्ट क्या किया गया है वो समझे। रिपोर्ट हमने क्या किया है वो अगर हमें समझ में आ गया तो बात आ गई समझ में, कि रिपोर्ट हमने किया है कि हेड आना चाहिए, मतलब हेड आया, कॉइन टॉस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, चलो हम उसका नाम भी रख देते हैं, उसका नाम रख देते हैं, ठीक है, E1 एंड E2 कर देते हैं, ठीक है। तो पहला केस E1 जिसमें हमने बोल दिया हेड आएगा, और दूसरा E2 जिसमें हमने क्या बोल दिया टेल आएगा, राइट। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो 1/2 होगा। अगर हेड आता है, मतलब कि हेड आता है और वो बच्चा बोले कि हेड आंसर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैं लिखता हूँ ए इवेंट, कौन सी इवेंट, ए इवेंट। और ए इवेंट क्या रिप्रेजेंट कर रही है मुझे, रिपोर्ट्स हेड। रिपोर्ट्स हेड मतलब उसने लिखा कि हेड आंसर है, हेड आया है ऐसा नहीं बोल रहा है, वो लिख रहा है वहां पर कि हेड आया। अब वो सच भी बोल सकता है झूठ भी बोल सकता है। तो रिपोर्ट क्या किया गया, उस इवेंट का नाम हमने ए रखा है। इवन जो है वो हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्चुअल में क्या आया। तो जब मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ तो एक्चुअल में या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। बट वो जो बच्चा है जो बोल रहा है, मतलब पर्सन जो है ए स्पीक, वो क्या बोल रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि हेड आया ही है, वो उसने रिपोर्ट कर दिया, राइट। चलिए तो रिपोर्ट की बात करते हैं। देखो क्या है हमारे पास, पी ऑफ ए। पहले देखो पी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहली बात कि पी ऑफ E1 हो जाए, मतलब कि हेड आए एंड वो बच्चा क्या बोले, सच बोले, क्या बोले, सच बोले। दूसरा E2 आए एंड वो बच्चा क्या बोल दे, झूठ बोल दे, क्या बोल दे, झूठ बोल दे, राइट। ये जब मैं करूंगा तब मुझे रिपोर्ट में क्या मिलेगा, हेड मिलेगा, राइट। मतलब कि हेड गिरा और उसने सच बोल दिया तो हेड लिखेंगे, टेल गिरा और उसने झूठ बोल दिया तो भी मुझे क्या मिलेगा, लिखने में हेड ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है। तो पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ A/E1, राइट। तो पी ऑफ E1 कितने हैं हमारे पास, 1/2। और अगर वो बच्चा राइट बोलेगा, सच बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 4/5। दूसरा टेल गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। और वो बच्चा रॉन्ग लिखेगा, मतलब कि फॉल्स ट्रूथ नहीं बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। तो इस केस में आपको रिपोर्ट में क्या देखने को मिलेगा, ट्रू देखने को मिलेगा, राइट। तो देख लेते हैं भाई, चलो हेड देखने को मिलेगा, देख लेते हैं क्या हो रहा है, 4/10, 1/10। तो आंसर विल बी 5/10, जो कि क्या होगा, 1/2। तो वो रिपोर्ट में हमें हेड लिख के देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड। ये हमें वो नहीं पूछ रहे कि क्या प्रोबेबिलिटी है, वो पूछ रहे हैं कि हेड लिख रहा है वो, और प्रोबेबिलिटी वो बताओ कि एक्चुअली में वो हेड गिरा था। मतलब वो हमें बेस थ्योरम यूज करवाना चाहता है कि भाई सच में मुझे बताओ कि भाई ये तो हो चुका है, मतलब उसने रिपोर्ट कर दिया हेड गिरा है ऐसा, तो मुझे बताओ सच में वो हेड गिरा था कि नहीं। तो गिवन डेटा देख लीजिए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। एक ही बात ये है, ये बोल रहा है कि भाई आपका प्रोबेबिलिटी ट्रू है, मतलब सॉरी, हेड गिरा है, उसने रिपोर्ट किया, इसने क्या बोला, रिपोर्ट किया। और ये पूछ रहे हैं कि जब उसने हेड रिपोर्ट किया तो बताओ कि सच में हेड गिरा था, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो पहले इवेंट क्या हुई है, ए इवेंट, मतलब कि वो बच्चे ने रिपोर्ट किया। फिर वो बोल रहे हैं कि बताओ कि भाई हेड एक्चुअल में गिरा था, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना, वो हेड लिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हेड ही गिरा था। अगर वो टेल गिरा है तब भी प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड लिखेगा, क्योंकि वो झूठ भी बोल सकता है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं, झूठ वाला नहीं, हमें सिर्फ कौन सा चाहिए, सच में वाला ही चाहिए। बट आप जब वो रिपोर्ट कर रहे हैं तब बताइए। तो नीचे हो गया हमारे पास पी ऑफ ए, ऊपर आ गया हमारे पास कौन सा, पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो नीचे तो पी ऑफ ए ही रहेंगे हमारे पास, ऊपर मैं लिख सकता हूँ इसको पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ A/E1।
राइट। अब यहाँ पर बेस थ्योरम के फॉर्मूले के हिसाब से नीचे तो पहले 1/2 आ चुका है, ऊपर की बात करें तो पी ऑफ इवन क्या है 1/2 एंड सच बोलेगा उसकी इवन क्या है 4/5, तो 1/2 दोनों कैंसिल होके आंसर क्या रहेगा 4/5, राइट। वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, अगर दूसरा कोई पूछ सकते हैं, बट अगर पूछेंगे तो बुक से ही पूछेंगे, बाहर से नहीं लाएंगे। तो हेड गिरने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल गिरने की प्रोबेबिलिटी है 1/2। E1 और E2 इनके नाम दे दिया हमने। ए क्या बोल रहे हैं कि वो अपनी नोट में नोट कर रहा है कि हेड गिरा, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में हेड गिरा। दो पॉसिबिलिटी है, अगर एक्चुअल में हेड गिरता है तो वो सच बोले, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/5, वो हेड लिखेगा। अगर टेल गिरता है, झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तब भी वो हेड लिख सकता है। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी का सम मतलब कि वो बच्चा रिपोर्ट कर रहा है हेड। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसने रिपोर्ट किया है हेड, तो बताइए कि सच में हेड गिरा हो, तो बेस थ्योरम के जैसा कि हेड उसने रिपोर्ट कर दिया है, तो नीचे हमने लिख दिया कि हेड रिपोर्ट हो गया है, पर रियली में हेड ही गिरा था, वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको हम बेस थ्योरम से ढूंढ सकते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी उसी का यूज है, बट दो अलग अलग केसेस हैं, इसलिए बेस थ्योरम का आपको यूज करना पड़ेगा, और ये आंसर हमारा आता है 4/5। तो कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली याद रख लेते हैं। बुक का एमसीक्यू है, अच्छा एमसीक्यू है, बट आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन की भी। कोई बुक में अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखता है इसके तरह बेस थ्योरम में, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि वो भी आने के चांसेस रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जून 25 में पूछा गया क्वेश्चन, इफ द इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा आपका 0, इंटरसेक्शन बी 0 होगा। तो पी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो रहेगा आपके पास पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी -0, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन बी है ही नहीं। तो पी एफ ए यूनियन बी आपको दिया गया है 3/5, पी ऑफ ए आपको दिया गया है 1/2 प्लस पी ऑफ बी आपको पूछा गया है 1/2 को सामने ले जाओ तो 3/5 -1/2 पी ऑफ बी, 3 2 जा 6, 5 5 1 जा 5 डिवाइड बाई 10, आंसर विल बी 1/10। सो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो इज द आंसर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जून 25 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड पी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 1, तो पी ऑफ बी बाई ए जो हम लिख सकते हैं पी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, या तो ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा आ चुका है पी ऑफ ए, मतलब ए के सारे एलिमेंट ए में भी हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में भी हैं, इसका मतलब ए जो है वो सबसेट होगा बी का। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, तो चांसेस हैं कि अभी भी आता रहेगा। जून 25 जो है वो लास्ट पेपर हमारा जो हुआ है वही हुआ है, तो चांसेस कम भी है, मतलब रिपीट तो नहीं होगा ऐसा मान सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस देख लीजिए, बट वो अलग फॉर्मूला जो 11th में हमने सीखा था वो बहुत बार यूज हो रहा है। चले बोर्ड के सैंपल पेपर को देख लेते हैं। सैंपल पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया भाई, ओके, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए बाई बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सर ये इंटरसेक्शन भी तो पूछा ही नहीं है, नीचे बी दिया गया, और नीचे बी है मतलब मैं 0 तो नहीं लिख सकता, ठीक है। तो नीचे 0 नहीं लिख सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या ऑप्शन है, अनडिफाइंड है, ये ऑप्शन है कि नीचे 0 लिखने की बात ही नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब ए बाई बी जो है वो मैं नहीं ढूंढ सकता, अनडिफाइंड। चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमें पता है भाई मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में बोला था इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन दिया ही नहीं है, तो कैसे करेंगे, अरे करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। तो ई बाई एफ दिया है ना, तो इसको लिखो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या लिखूंगा, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, दोनों कैंसिल हो गए, तो क्या आंसर आ गया पी ऑफ ई। और यहाँ पूछा इनकरेक्ट, ये थोड़ा पढ़ लेना भाई, इनकरेक्ट पूछा गया है, तो पहला तो करेक्ट है, तो ये आंसर नहीं है, और सॉरी मतलब करेक्ट है, तो मैं थोड़ा विदाइट लिख देता हूँ। फिर हमें पूछा गया है पी एफ डैश बाई ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ एफ बाई ई, तो आपको थोड़ा पता ही होगा, इसको जब आप इस तरफ लिखोगे पी ऑफ एफ डैश बाई ई प्लस पी ऑफ एफ बाई ई इज इक्वल टू 1 होता है, ये पता ही है, पहले से होता है, इसमें हमें कोई इंडिपेंडेंट वाली बात करनी नहीं है, नहीं इंडिपेंडेंट है तब भी होता ही है, तो ये भी राइट ऑप्शन ही है। ई डैश बाई एफ डैश वाली चीज में हमें देखना पड़ेगा, ये भी एक राइट ऑप्शन ना, ये राइट ऑप्शन होगा या नहीं होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि नीचे एफ डैश एंड एफ है, यहाँ पर आप ध्यान से देखो दोनों में नीचे ई था इसलिए पॉसिबल था, तो जब सेम है तब पॉसिबल है, तब डिफरेंट डिफरेंट है तो चेक करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले सी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पी ऑफ ई डैश बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई, ऐसा बोल रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश डिवाइड बाई पी ऑफ, जस्ट अ मिनट, एफ डैश। ऊपर आ गया पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन पी ऑफ एफ डैश, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, नीचे पी ऑफ एफ डैश से ही ये कैंसिल हो गए, और ऊपर क्या आ गया पी ऑफ ई डैश, जिसको मैं लिख सकता हूँ यस पी ऑफ ई, तो ये भी राइट हो रहा है। और लास्ट वाला फोर्थ रह गया, उसको हम प्रूव कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन बचता है वही, तो आंसर भी वही होगा। फिर भी हम देख लेते हैं क्रॉस वेरीफाई करने के लिए। तो पी ऑफ ऊपर होगा ई डैश इंटू पी ऑफ एफ डैश डिवाइड बाई पी ऑफ एफ डैश। पी ऑफ एफ डैश कैंसर, यहाँ पर क्या रहने वाला है वो भी देख लेते हैं। पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ, तो ये भी कैंसिल हो चुके हैं, तब भी आंसर क्या रह रहा है, पी ऑफ 1 बाई ई, एंड यहाँ पर पी ऑफ ई डैश, जस्ट मिनट, तो 1 माइनस पी ऑफ ई बाई एफ, ये भी राइट हो रहा है। तो देख लेते हैं क्या एक चीज़ हम नहीं लेना चाहेंगे, पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 0, पी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट करेक्ट। पी ऑफ ई बाई एफ की बात करें, ऊपर वाले केस में बात करेंगे तो एफ एफ कैंसर, पी ऑफ ई राइट हो रहा है पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में एफ डैश ई, तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर सकते हैं कि भाई हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी हो ही रहा है बेटा, ठीक है, क्योंकि नीचे दोनों में ई लिखा हुआ है, तो ये भी तो राइट हो रहा है, बी ऑप्शन भी राइट ही हो रहा है। ई डैश बाई एफ डैश, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो थोड़ा, तो बी आंसर तो हो जाना चाहिए था, ई बाई एफ डैश। ओके हाँ, ये हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक, यहाँ पर पी ऑफ ई बाई एफ डैश होगा, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से डी ऑप्शन शायद से प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी अगर यही लिखा हुआ है तो चारों आंसर में राइट हो रहा है, बट अगर प्रिंटिंग मिस्टेक में थोड़ा यहाँ समझ पाऊँ क्या वाली चीज़, पी ऑफ ई बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई बाई एफ, तो ये रॉन्ग होगा, राइट। ऊपर वाला सेम रहे, नीचे वाले में साइन चेंज हो रही है तो वो गलत होगा, नीचे वाला सेम रहे ऊपर वाले में साइन चेंज है तो वो वाला हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। तो अभी तो चारों चार क्या है, राइट है, तो हम उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करेंगे। बाकी अगर यहाँ पर थोड़ा अगर प्रिंटिंग मिस्टेक इस तरीके से होता, मैं वापस दिखा देता हूँ कैसा क्वेश्चन। तो पी ऑफ ई बाई एफ डैश 1 माइनस पी ऑफ ई बाई एफ, इस केस में क्या होगा, ई और ई दोनों में सेम है, तो यहाँ पर आंसर 1 नहीं होता, जब मैं इस तरफ ले आऊँगा तो इसका आंसर 1 नहीं होता भाई, है ना। तो थोड़ा आप ध्यान दे दीजिए, अगर ऐसा कहीं लिखा मिले तो ये आंसर 1 नहीं होता, है ना। आंसर 1 कब होता है, जब आपका नीचे वाला सेम हो, ऊपर वाली चीज़ आप डैश वाली ले लो, नीचे वाली चीज़ सेम रहनी चाहिए, तब आपका आंसर 1 होगा। तो ये 1 होगा और ये 1 नहीं होगा, तो अभी तो चारों चार 1 दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यही एक लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो पहले ही हमने बातचीत कर ली है। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अब इसको लाइक करें। आपको अगर इस वीडियो देखने के बाद प्रोबेबिलिटी में कुछ हेल्प हुई है तो इसको लाइक करें। अगर आपको लगता है कि दोस्तों को इसके बारे में बताना चाहिए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उनको भी ये नॉलेज पास करें। और अगर आपको ऐसे बहुत बहुत सारे वीडियो देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।